Hi everyone. So in this video we will cover the chapter tangible non-current asset of PPP kit exam kit. So question number 8.1, a car was purchased by a news agent business in May 20x0 for the cost, road tax and total amount has been given. Business adopt a date of 31st December as its year end. The car was traded in for replacement vehicle in August 20x3 at an agreed value of 5,000. It has been depreciated at 25% per annum on the reducing balance method, charging a full year depreciation in the year of purchase, non in the year of sale. So what was the profit and loss on disposal of the vehicle during the year ended December 20x3? ओके तो क्वेश्चन ये आस्किंग कि आपने जो व्हीकल को डिस्पोज किया उस पर आपका प्रॉफिट और लॉस कितना आया, वो क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉस्ट पता कर लो कि कितना है. यहाँ पे हम लोग को टोटल दिया विथ इंक्लूडिंग द रोड टैक्स, एंड रोड टैक्स आपका रिकरिंग नेचर का है, वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता. सो वी विल ओनली टेक द कॉस्ट अमाउंट फॉर कैपिटलाइजिंग दिस व्हीकल एंड अमाउंट इज 10,000. ओके सो नाउ first we will make the timeline. So year end is December. Okay, then start will be January 20x3 and end will be December 20x3. Okay, so now you have been purchased the car in 20x0 May. Okay, and one more thing is telling the question कि आपको depreciation जो reducing balance method पे काटना है, I mean charge करनी है, and charging full year depreciation in the year of purchase, not in the year of sales. तो it's quite simple. अगर मई आप 20x0 के मिड में, इट मीन्स मई में परचेज भी किए हो, सो यू नीड टू चार्ज ए फुल डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर. सो यहाँ पे प्रोपोर्शन का बात ही नहीं आता है. सो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू. सो हम लोग यहाँ पे 20x0 के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे. जस्ट वेट. ओके, डेप्रिसिएशन फॉर 20x0. ओके, सो नाउ कॉस्ट इज योर कॉस्ट इज 10,000. ओके, एंड यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 25% पर एनम. एक चीज़ आप लोग याद रखना, ट्राई टू रिमेंबर कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना आपका एक बार सिर्फ फर्स्ट में तो कॉस्ट पे चार्ज होगा, इसके बाद आपका कैरिंग अमाउंट पे चार्ज होता है. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैरिंग अमाउंट पे चार्ज होता है. इसमें ईयर का कोई, आप अगर मान लो यहाँ पे 25% दिया है, इवन ईयर दिया होता है ना, तो आप ईयर को निगलेक्ट करते हो, उसको लेना ही नहीं है, परसेंटेज को हम लोग को लेना है. और स्ट्रेट लाइन जो मेथड होती है वो हम लोग कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, एंड उसमें परसेंटेज या ईयर कुछ भी यूज़ करो, नो इश्यू. सो ये चीज़ ध्यान देना है आपको. और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग रेसिडुअल वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इस पर कैरिंग अमाउंट हम लोग चार्ज करते हैं. आप जितना बार करते जाओगे ना, पॉइंट में कुछ ना कुछ आते जाओगे, नील नहीं होता है, ठीक है. स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, 5 साल का है तो 5 साल के बाद नील दिखाता है ना उसका वैल्यू. आप 5 मान लो कि 1 लाख है पर ईयर का, I mean 5 साल का, उसको आप 5 साल के लिए यूज़ करोगे तो एक टाइम पे आके उसका वैल्यू 0 हो जाएगी. इवन स्क्रैप वैल्यू उसको सोल्ड करने के बाद आएगी, है कि नहीं. तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि रेसिडुअल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम लोग को रेसिडुअल वैल्यू नहीं लेना है, एंड वी हैव टू टेक ए परसेंटेज एंड इट्स चार्ज ऑन द कैरिंग अमाउंट, ठीक है. ये चीज़ ध्यान देना. देन हम लोग डेप्रिसिएशन काटते हैं, 25% है, ठीक है. सो 10,000 का 25% 2500 आया. ओके, ये हो गया 20x0 का. ओके, अब सोल्ड कब हुआ ईयर वो भी देख लें, ध्यान देना, ठीक है. कार वाज ट्रेडेड इन रिप्लेसमेंट इन व्हीकल अगस्त 20x3. इट मीन्स यहाँ पे आके वो रिप्लेस्ड हुआ है, ठीक है. सो डेप्रिसिएशन अगेन, डेप्रिसिएशन फॉर 20x1. ओके, सो नाउ अब कैरिंग अमाउंट पे लेंगे. सो हमारा कॉस्ट था 10,000, उसमें से माइनस करेंगे 2500, देन वी विल चार्ज 25% ऑन दिस अमाउंट. सो आपको क्या आएगा आंसर, डिवाइड बाई 4. सो 1875 आई गॉट. सो उसके बाद में हम लोग फिर अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. डेप्रिसिएशन 20x2 के लिए अगेन हम लोग कैरिंग अमाउंट पे चार्ज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं कैरिंग अमाउंट पे निकाल लेती हूँ, सो दैट कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे. जस्ट बेटी हैंग हो रहा है. ओके, सो कैरिंग अमाउंट इक्वल टू 10,000 माइनस 2500, इट विल बी 2500. ओके,
सो यहाँ पे अगेन हम लोग कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। ये इसको ना हटा देती हूँ जस्ट विथ। अब कैरिंग अमाउंट पता चल गया तो उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, 2500। ओके, सो नाउ अब कैरिंग अमाउंट यहाँ पे जो होगा, कैरिंग अमाउंट, ओके, सो कैरिंग अमाउंट इक्वल टू 7500 माइनस 1875 सो 5625 आया मुझे। एंड फिर अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग 5625 लेके इस पे 25% विल चार्ज। ठीक है, सो कितना आया, डिवाइड बाई 4, 1406.25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिप्रेशन। 20x के लिए चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि उस साल आके ये रिप्लेस्ड हुआ है, इसको हम लोग प्रोसीड किए, सेल प्रोसीड किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है नॉन इन द ईयर ऑफ सेल्स, तो ये भी आप लोग ध्यान से देखना इस क्वेश्चन करते वक्त। सो ओके, अब हम लोग को कैरिंग अमाउंट यहाँ पे क्या आएगा, $5625, so 4218.75 आई गॉट द आंसर। ये हो गया कैरिंग अमाउंट। अब आपने प्रोसीड किया इसको 5000 में, ठीक है, एंड कैरिंग अमाउंट इतना है। इट मीन्स क्या, आपका प्रोसीड, यहाँ पे लिखती हूँ, प्रोसीड इज ग्रेटर देन आपका कैरिंग अमाउंट। इस मीन्स क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ। सो नाउ प्रॉफिट अब कैलकुलेट करेंगे। सेल प्रोसीड 5000 माइनस आपका कैरिंग अमाउंट 4218.75, सो यू विल गेट 781.25 एज योर आंसर। ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, ओके, so question number 8.2, a carrying amount of company non-current asset was 200,000 at 1st August 20x0. During the year in 31st July 20x1, the company sold non-current asset for 25,000 on which it made a loss of 5,000. Depreciation charge for the year was 20,000. What was the carrying amount of non-current asset at 31st July 20x1? It's also quite simple. 8.2, पहले हम लोग टाइम लाइन बनाते हैं, जो डेट हमारा ईयर इन का, तो 31 जुलाई ईयर इन डेट आपका स्टार्ट क्या हो जाएगा, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, तो 1 अगस्त लेंगे और जो ईयर दिया हुआ है ना इंड का, ये इसका एक पीछे कर दो, तो 20x0 विल बी योर स्टार्ट ईयर एंड इंड विल बी 31 जुलाई 20x1। ओके, सो ये आपका हो गया ईयर, आई मीन टाइम लाइन फॉर द आपका फाइनेंशियल ईयर, सॉरी। एंड देन कैरिंग अमाउंट ऑफ कंपनी नॉन करेंट एसेट वर 20,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर इन 31 जुलाई कंपनी सोल्ड ए नॉन करेंट एसेट फॉर 25,000 ऑन विच इट मेड ए लॉस। ओके, आप लॉस बना रहे हो, लॉस कितने का हो रहा है, 5,000 का। तो लॉस कब आपका, ये लॉस कब होता है, आप ऊपर का इससे देखो, इसका मतलब आपका प्रोसीड लेस होगा कैरिंग अमाउंट से, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा, है कि नहीं, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा तभी आपका लॉस होगा। कैरिंग अमाउंट माइनस प्रोसीड इक्वल टू लॉस। ठीक है, एंड आपका कैरिंग अमाउंट हमको पता करना है। प्रोसीड दिया हुआ है 25,000 में प्रोसीड किया है हम लोगों ने, एंड लॉस का अमाउंट भी दिया है 5,000 सॉरी, ओके ओके फाइन। ये तो आपका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 30,000। ये कैरिंग अमाउंट इसका आंसर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ सोल्ड एसेट, जो एसेट सोल्ड किया ना उसका ही है। ठीक है, आपको अब पूछ रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, अब लेजर बनाना पड़ेगा आपको। नॉन करेंट एसेट का लेजर बनाते हैं कैरिंग अमाउंट पे। सो नॉन करेंट एसेट्स एट कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आपको कैरिंग अमाउंट दिया हुआ था 200,000। ओके, एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग द ईयर अ कंपनी सोल्ड नॉन करेंट एसेट, तो जो सोल्ड किया उसका यहाँ पे लिखो या फिर डिस्पोजल लिख दो, डिस्पोजल। तो कैरिंग अमाउंट क्या था हम लोगों ने अभी भी निकाला, इसको बोल्ड कर देती हूँ, 30,000। सो ये 30,000 यहाँ पे आएगा और कैरिंग अमाउंट पे निकाल रहे हो तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा, सो दैट कि जो कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट हो वो भी हमारा कैरिंग अमाउंट पे ही रहे। सो आपका डेप्रिसिएशन भी गिवन है, डेप्रिसिएशन
इक्वल टू 20,000। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो टोटल तो इतना ही आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल इक्वल टू 200,000, ओके। एंड ये टोटल को भी कॉपी पेस्ट करके इधर डाल देते हैं, ओके। एंड देन कैरी फॉरवर्ड अमाउंट आप इसको करने से अच्छे से जानते होगे, सो कितना आएगा अप्रोक्स 150,000। तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, ओके। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिव्यू करके देख लो, आई मीन पीछे करके देख लो, सो यू विल गेट टू नो, ठीक है। So question number 8.3, why purchase some plant on 1st January 20x0 for 38,000? The payment for the plant was correctly entered in the cash book but was entered on the debit side of plant repairs account. Why charge depreciation on a straight line basis 20% per year with a proportionate charge in the year of acquisition disposal? Assuming no scrap value at the year end of life of the asset, how will Y profit for the year in 31st March 20x0 be affected by the error? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8.3 है, सॉरी, ये आपने सस्पेंस अकाउंट अगर पढ़ा होगा तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ट्राई करती हूँ फिर भी समझाने का, ओके। तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जाते हैं, ठीक है। पहले तो उसमें क्या होता है हमारा डिड डू, नहीं सॉरी, पहले शुड डू मतलब हम लोग को एंट्री क्या करना चाहिए था, देन डिड डू कि हम लोग ने क्या किया, अब करने के बाद करेक्शन एंट्री चाहिए, दैट मीन्स टू डू, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज कि एक्चुअल एंट्री क्या था, ओके। देन आपका डिड डू में व्हाट यू डिड, यू डिड मतलब आपने जो क्या एंट्री किया, यू डिड एंट्री यू डिड, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखती हूँ एंट्री यू डिड, ओके। सो नाउ ओके, टू डू में करेक्शन एंट्री, ओके। सो नाउ अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग ने प्लांट परचेज किया था 1 जनवरी। अब टाइम लाइन भी बना लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम लाइन हमेशा क्वेश्चन कुछ कहे ना थे, आप टाइम लाइन जरूर बना लेना, बिकॉज इसके वजह से आपका पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो हमारा ईयर इन 31 मार्च 20x0 है, इट मीन्स आपका मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, तो अप्रैल हमारा हो जाएगा स्टार्ट, और एक पीछे कर दो, x0 है W20W9 हो जाएगा, देन आपका आएगा मार्च 20x0, ओके। सो नाउ आपने एक प्लांट परचेज किया, तो उस प्लांट परचेज का एक्चुअल एंट्री क्या होता है, यू नो वेरी वेल। तो हम लोग करते हैं NCA, या फिर यहाँ पे प्लांट तो प्लांट लिखते हैं, प्लांट को डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट्स आ रहा है हमारे पास, एंड दैट इज 38,000। उसके बाद में कैश, या फिर आपने उधार में भी लिया होगा, कैश ही लिखा हुआ तो कैश लिखते हैं, कैश गया आपका, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्रेडिट 38,000। और दूसरा एक और चीज़ लिखते हैं, देखो अभी ये छोड़ दो, ठीक है, पेमेंट वाला। अब यहाँ पे आओ कि आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो स्ट्रेट लाइन बेसिस 20% पर ईयर। आपने इसको परचेज कब किया है, जनवरी 20x0 में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ये मैं करके सब बताऊंगी, डोंट वरी। डेप्रिसिएशन 20x0 का, तो हम लोग को बोला है डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट में चार्ज करने के लिए, इट मीन्स मंथली वाइज, ओके। तो आपको कितना मंथ हुआ, कितने महीने हुआ है परचेज किए हुए, जनवरी में परचेज किया, ईयर इन द मार्च, इट मीन्स जनवरी फरवरी मार्च 20x0 3 मंथ हुए हैं। तो 38,000 इंटू स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 20% ले लो, एंड इंटू 3/12 हाउ मच यू विल गेट, 38,000 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड 4, ओके, 1900 आया डेप्रिसिएशन। इसका जर्नल एंट्री क्या करोगे आप, डेप्रिसिएशन डेबिट 1900 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1900। ये समझ में आ गया। ये कहाँ जाएगा, एज एन एक्सपेंस आपका P&L में जाएगा, और ये आपका एसेट से घट के तब ये जाएगा SOP में। ये हमारी लाइबिलिटीज है, हालांकि शो नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं नॉन करेंट एसेट से घटा के जो कैरिंग अमाउंट होता है वो हम लोग दिखाते हैं अपना SOP में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब इस पे आओ,
आपने प्लांट परचेज किया था, उसका एंट्री ये था प्लांट डेबिट, क्योंकि एसेट आया, एंड देन आपने कैश पे किया उस परचेज करने के लिए, कैश गया, एसेट डिक्रीज, सो कैश क्रेडिट. ओके, बट नाउ व्हाट यू डिड, ए पेमेंट ऑफ प्लांट वाज करेक्टली इंटर इन द कैश बुक. कैश बुक में आपने एकदम सही लिखा, ठीक है, बट वॉट यू डीड बट वॉज इंटर ऑन डेबिट साइड प्लांट रिपेयर अकाउंट. अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, प्लांट रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया डेबिट 38,000. ठीक है, अभी प्लांट रिपेयर्स आपका क्या एक्सपेंस है ना. ये यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे डालती हूँ. ओके, इसके ये आपका एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है एसेट, ठीक है, और यहाँ पे पर आपने जो किया इसमें क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है. ये एक्सपेंस है हमारा. एक मिनट, हाँ, ये एक्सपेंस. ओके, सो अब करेक्शन, अब एक मिनट क्या, ओके, करेक्शन करने की एंट्री एक मिनट बता ही देती हूँ, जस्ट वेट. पर हालांकि क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बस बोला गलती करने के बाद आपके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, सो दैट कि आपको आगे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि आफ्टर करेक्शन ऑफ पीरियड प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो चीज़ में तो आपको हेल्प मिल जाएगा. ठीक है, सो ओके, सो आपका करेक्शन एंट्री क्या हो जाएगा, आप प्लांट को जो एसेट था उसको डेबिट करोगे 38,000, और जो रिपेयर हमारा एक्सपेंस बढ़ा रहे थे उसको घटा दोगे. सो प्लांट रिपेयर्स हो जाएगा क्रेडिट 38,000. ये हमारा हो गया करेक्शन एंट्री. हालांकि क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये गलती करने के बाद, ये जो गलती किया है इसको बोल्ड कर देती हूँ एक मिनट. ओके, ये गलती करने के बाद आपका क्या इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट पे. अच्छा, तो हमारा सबसे पहले तो एसेट अंडरस्टेट हो रहा है. एक्चुअल में एसेट हम लोग क्या करते हैं, एसओपी में एसेट का अमाउंट क्या डालते हैं हम लोग, एनसीए का कैरिंग अमाउंट पे डालते हैं ना. तो हमारा कैरिंग अमाउंट 38,000 माइनस 1900 इक्वल टू कितना होता, सो 36,100 इतना शो करते हैं हम लोग उसमें क्या बोलते हैं एसओपी में एज नॉन करेंट एसेट का कैरिंग अमाउंट. बट हम लोग ने तो रिपेयर में दिखा दिया, तो एसेट तो अंडरस्टेट हो रहा है, यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स अंडरस्टेट. इसमें सिर्फ प्रॉफिट पूछा, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आपको इस एसेट का भी पूछ देगा, सो यू नीड टू नो स्टेट. अब बताओ, अब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट घटेगा. एक्सपेंस बढ़ना मतलब प्रॉफिट घटना. प्रॉफिट घटेगा तो कितना से घटेगा ये बताना है, 38,000 से नहीं. आपका यहाँ पे ये भी तो एक्सपेंस है, ये भी तो हम लोग पीएनएल में शो करते हैं ना. तो आप इस 38,000 से माइनस 1900 करोगे तो आपको आएगा 38,000 से माइनस 1900 करोगे इक्वल टू 36,100. इतना से आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, अंडरस्टेट हो रहा है, प्रॉफिट घट रहा है ना. यहाँ पे लिखते हैं. अब यहाँ पे प्लांट रिपेयर की वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हमारा डिक्रीज होगा. ठीक है, डिक्रीज. और प्रॉफिट डिक्रीज होगा तब कितना से, वो होगा आपका 38,000 माइनस 1900 इक्वल टू 36,100. अब इतना से अंडरस्टेट हो रहा है हमारा प्रॉफिट, जो कि इस गलती की वजह से. सो ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर. ओके, 8.4. B acquired a lorry on 1st May 20x0 at a cost of 30,000. Lorry had estimated useful life of 4 years. Okay, 4 years, and estimated resale value at the end of the time was 6,000. B charged depreciation on a straight line basis with a proportional charge in the period of acquisition. What will depreciation charge for the lorry be accounting period 30 September 20x0? Okay, so क्वेश्चन नंबर है हमारा 8.4. तो आपका पहले हम लोग वो टाइम लाइन बनाते हैं. ओके, तो ईयर एंड हमारा 30 सितंबर है, तो स्टार्ट कब होगा, सितंबर अक्टूबर 20W9 सितंबर 20x0. आपने परचेज कब किया है, मई में. ओके, तो हमारा कॉस्ट क्या है 30,000 एंड परचेज कब किया है, मई 20
x0 और ईयर एंड क्या है हमारा September 20x0। सो ऑल टुगेदर कितना मंथ हुआ है हम लोग को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका मतलब 5 महीना। सॉरी थर्ड, ये एक मिनट, इससे भी फर्क पड़ता है क्या, 1 मई एंड इधर 30 सितंबर, अगेन हियर 30 सितंबर एंड इधर 1 अक्टूबर, इससे फर्क पड़ता है। सो आपको 5 महीने हुए। ओके, सो आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर 20x0 के लिए पूछ रहा है। सो डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट कितना है 30,000। डेप्रिसिएशन हम लोग को ईयर दिया हुआ है, सो ईयर कितना दिया हुआ है, ओके रेसिडुअल वैल्यू भी है। ओके तो रेसिडुअल वैल्यू पहले माइनस करेंगे, बोलता है एट द एंड में आपका ये इसका रेसिडुअल वैल्यू मतलब कबारी वाला इतना में ले जाएगा उसको, 6000 है एंड डिवाइड बाई इसका लाइफ कितना है 4 years। अब इनटू प्रोपोर्शनल बेसिस से बोल रहा है, सो 5/12 इट्स कंपल्सरी टू डू। सो आपका आंसर आएगा 30,000 माइनस 6000 डिवाइड बाई 4 into 5 and divide by 12, so I got 2500 answer, and which is the option B. Okay. Now question number 8.5. At December 20x3, Q Limited Liability Company owned a building that has cost of 800,000 on 1st January 20W4 and it was being depreciated at 2% per year. On 31st December 20x3, revaluation to 1 million was recognized. At this, the building had a remaining useful life of 40 years. What is the value balance on the revaluation surplus at 31st December 20x3 and depreciation charge in estimate profit loss for the December 20x4? Okay, so पहले हम लोग टाइमलाइन बनाते हैं। ईयर एंड 31st December 20x3, तो स्टार्ट कब हो जाएगा 1 Jan 20x4 टू ईयर एंड 31st December 20x4। ओके सो आपको पूछ रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस और डिप्रेशन चार्ज कितना है। ओके तो आपने इसको परचेज कब किया था, लेट्स सी एट 31st December 20x3 को, उसके कल होके आपका आ जाएगा 1 January 20x4। ओके तो बात एक ही आता है, सॉरी यहाँ पे डेट है एट 1st January 20W4। ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8.5 एंड आपका टाइमलाइन बना देती हूँ। सो परचेज कब किया था 1 Jan 20W4, उसका ईयर एंड क्या हो जाएगा 31st December 20W4। अगेन उसके बाद क्या आएगा 1 Jan 20W5 एंड ईयर एंड हो जाएगा 31st December 20W5, 1 Jan 20W6, 31st December 20W6, again 1 Jan 20W7, 31st December 20W7, फिर हो जाएगा 1 Jan 20W8, फिर 31st December 20W8। ये करने के पीछे कारण है, आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट आप ये एक मिनट, हाँ इसको इंसर्ट कर लूँ। जस्ट हमको इस डेट पे पहुंचना है एट द ईयर इन 31st December 20x3 पे, उसके लिए मैं कर रही हूँ। ऐसे मैं डायरेक्टली भी बता सकती थी कैसे करना है, पर आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना। तो 1 Jan 20W9, उसके बाद में 31st December 20W9, फिर 1 Jan
Jan 20x0, 31st December 20x0. Okay, so now again in Z1 के लिए हो जाएगा 2 and 3. ओके, अब नहीं चाहिए हमें. सो 1 Jan 20x1 to 31st December 20x1. 1 Jan 20x2 to 31st December 20x2 and 1 Jan 20x3 to 31st December 20x3. अब देखो कितने साल हुआ है परचेज से लेके अभी तक का डेट अब यहाँ पे बता रखा 31st December 20x3. अब इसको काउंट करो कितने साल हुआ है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसी साल में ना हम इसको एक मिनट इसको बोल्ड करती हूँ. यहाँ तक ये 31st December 20x3 ऑल टुगेदर कितना हुआ आपका 10 ईयर्स. ओके, इट मीन्स कंपनी को 10 साल हो गए इस बिल्डिंग को ऑन किए हुए और इट वॉज बीइंग डेप्रिसिएटेड एट 2% पर ईयर. ठीक है, एंड इसका 31st December यहाँ पे आके इसको रिवैल्यूएशन हो रहा है. इट मीन्स हम लोग को 10 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब रिवैल्यूएशन सरप्लस का सॉरी तब कैरिंग अमाउंट आएगा बिल्डिंग का. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं. डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही है. डेप्रिसिएशन पर ईयर हो जाएगा आपका अमाउंट कितना है 800,000 एंड इनटू 2% कितना आता है देखो तो. सो 16,000 आया. ठीक है, अब 10 साल के लिए डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा. डेप्रिसिएशन फॉर 10 ईयर्स स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है तो इक्वली अमाउंट चार्ज होगा ना हर एक साल. तो आपका डेप्रिसिएशन फॉर 10 16,000 इंटू 10 कर दो 16,000 10. ओके, सो आप नाउ कैरिंग अमाउंट निकाल सकते हो. सो कैरिंग अमाउंट इक्वल टू उसका कॉस्ट था 800,000 एंड माइनस 160,000. सो कितना आया 640,000. सो नाउ आपका कैरिंग अमाउंट 640,000 आ चुका है एंड आप उसको रिवैल्यूएशन कर रहे हो. तो रिवैल्यूएशन कर अब अमाउंट निकालना होगा. ठीक है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन यही बोल रहा है. सो रिवैल्यूड अमाउंट क्या है 1 million 1 2 3 1 2 3 एंड यू हैव टू माइनस कैरिंग अमाउंट फ्रॉम दोज रिवैल्यूड अमाउंट. तो कितना है आपका कैरिंग अमाउंट 1 2 3. ओके, सो इसको करने के बाद आपको कितना आएगा 360 1 2 3 है कि नहीं. सो आपको भी इतना कंफर्म हो गया कि रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका दो ही दिया हुआ है ऑप्शन में 360,000 एंड 360,000. इस दोनों में से एक ही कोई आपका आंसर होगा. अब आप लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस साल का. नीचे में जो है ना ये वाला ईयर देखो मेरा एरो देखो ये इस साल का आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो नाउ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 20x4. आप डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करेंगे रिवैल्यूड अमाउंट पे. ठीक है कि नहीं. सो रिवैल्यूड अमाउंट कितना है 1 million 1 2 3 1 2 3. ओके, एंड इसके बाद अब देखो इस परसेंटेज को आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यू नीड टू अब ईयर इक्वल टू 100 से डिवाइड कर दो 2 को. आपको आ जाएगा ईयर में 50 ईयर्स. ठीक है, तो अब 50 ईयर में से आपने 10 साल यूज कर चुका है. ठीक है, कर चुके हो ना. तो रिमेनिंग ईयर कितना हो जाएगा रिमेनिंग ईयर इक्वल टू 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 ईयर्स. ठीक है, तो अब हम लोग रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइड करेंगे रिमेनिंग ईयर 40 से. सो कितना आएगा देखो आप लोग को 1 million को डिवाइड करो 40 से यू विल गेट 25,000. सो अब तो पता चल गया ना बी हमारा आंसर है क्या
समझ में आया? इसीलिए मैंने ये इतना सारा डेट लिखा हुआ था, सो दैट कि यू कुड अंडरस्टैंड ईजिली। वैसे मैं ऐसे भी कर सकती, देखो तो ये X3 है एंड W4 है, ऐसे ही दिख रहा है 10 साल का इसमें दोनों में अंतर है क्या क्या। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो या फिर ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8.6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करेंट एसेट इंक्लूडिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि रिकरिंग नेचर का है, बार बार होगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंसिव एसेट, वो तो कोई भी एसेट जिसको हम लोग लाइक इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी यूज़ कर सकते हैं, उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। एक्सपेंसिव एसेट का बात ही नहीं आता है, सो ये भी गया। एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ये भी आपका नहीं आएगा, वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉन करेंट एसेट, येस, आपका एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट रहा तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपका लाइक रिपेयर मेंटेनेंस है तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 8.7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द रेस्टोरेंट बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है इसमें से? ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ ए फॉर अ ब्रोकन विंडो, ये भी हमारा रिकरिंग नेचर का है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। रिपेंटिंग रेस्टोरेंट, ये भी आपका रिकरिंग नेचर का है, बार बार पेंट करोगे ना 1-2 साल पे या 3 साल पे, तो ये रिकरिंग नेचर का है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। एंड इल्यूमिनेटेड साइन एडवर्टाइजिंग द बिजनेस नेम, यस, ये आप एक बार खर्चा करोगे, ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा आपका, सो सी आपका ऑप्शन है एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लीनिंग ऑफ किचन फ्लोर्स, ये तो आपका फिर रिकरिंग नेचर का है, तो ये आपका डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, सो आपका सी है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 8.8, which one of the following cost would be classified as a revenue expenditure on the invoice of a new new company car? Okay, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। रोड टैक्स तो हर साल पे करना होगा, ये जो रिकरिंग नेचर का है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एज ए क्लासिफाइड होता है, सो ऑप्शन ए ही है। नंबर प्लेट एक बार खर्चा करो चलेगा लंबे समय तक। फिटेड स्टीरियो एंड डिलीवरी कॉस्ट, ये सब हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, आप लोग ने पढ़ा भी होगा, कॉपलाइन या बीपी में दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ पे भी ध्यान देना, मुझे भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, कौन कौन सा हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, सो बी केयरफुल, ओके। 8.9, Lens is entering an invoice for a new item of an equipment in the account invoice show following cost. Lens is registered for sales tax. What would be total invoice of capital expense on the invoice? Okay, so question number 8.9 8.9 में हम लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन सा वो फाइंड आउट करना है। वाटर ट्रेड एंड इक्विपमेंट, ये हमारा कैपिटलाइज होगा, ठीक है, इक्विपमेंट है। डिलीवरी कॉस्ट वो भी हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, प्लस डिलीवरी कॉस्ट 1100, ओके। मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस अभी मैंने ऊपर बोला था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, ये तो कदापि नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। सो सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स में अभी यहाँ पे ये बोल रहा है लेंस रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स, अगर रजिस्टर्ड है तो वो नहीं आएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में कैपिटलाइज होगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में हम लोग सेल्स टैक्स को भी कैपिटलाइज करेंगे, अगर रजिस्टर्ड है तो कैपिटलाइज नहीं होगा, तो इतना ही हमारा टोटल करो कितना आंसर आता है, यू विल गेट 4900 एज योर आंसर, ओके। सो ये चीज़ ध्यान देना। Okay, 8.10, which one of the following asset may be classified as a non-current asset in the financial statement of business? Okay, non-current asset कौन सा है? टैक्स रिफंड ड्यू नेक्स्ट ईयर, ये हमारा क्या है, रिसीवेबल है। करंट एसेट हुआ तो ये भी नहीं है। मोटर व्हीकल हेल्ड फॉर सेल, ये हमारा इन्वेंट्री है, ये हमारा करंट एसेट है, उसको रिसेल के लिए रखा हुआ, नॉट फॉर द यूज, सो बी भी हमारा क्या है आपका इन्वेंट्री है, करंट एसेट्स। ए कंप्यूटर यूज्ड इन द ऑफिस, यस एग्जैक्टली, ये हमारा नॉन करंट एसेट्स है, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, सो सी हमारा नॉन करंट एसेट है। क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज टू क्लीन द ऑफिस फ्लोर, ये भी हमारा वो क्या बोलते हैं इन्वेंट्री में जाएगा, सो ये नहीं आएगा। 8.11, विच आर द फॉलोइंग आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन अ करंट एसेट? ओके, एसेट विच आर नॉट इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, ये हमारा किसका डेफिनेशन है, नॉन करंट एसेट का, उसको हम लोग इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सो ये हमारा नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन, तो ये नहीं हुआ। एसेट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन द लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी आपका नॉन करंट एसेट ही है।
एसेट विच विल कन्वर्ट इनटू कैश इन द नियर फ्यूचर, ये हमारा करंट एसेट है। सो ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब करंट एसेट? ओके, एसेट विच आर करंटली लोकेटेड ऑन द बिजनेस प्रीमाइसेस, तो ये आपका नॉन करेंट एसेट हो गया। एसेट विच आर यूज टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन करेंट बिजनेस, ये भी आपका नॉन करेंट है। एसेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द कैश इन शॉर्ट टर्म, ये आपका करेंट एसेट है, ये आपका डेफिनेशन मीट कर रहा है। अगेन लास्ट वाला आपका ये नॉन करेंट एसेट का है, सो आपका सी आंसर होगा, ये आपका करेंट एसेट को डिफाइन कर रहा है। सो 8.13 Gamma purchased a motor vehicles on 30 September 20x1 for 15,000 on credit. Gamma has a policy of depreciating motor vehicle using the reducing balance method at 50% per annum pro rata in the year of purchase and the sale. What is the correct ledger entry account to record the purchase of the vehicle 30 September 20x1 and what is depreciation charge for the year in 30 November 20x1? Okay, so question number 8 point कितना है 13। तो क्वेश्चन नंबर 8.13 ईयर इन क्या है आपका 30 नवंबर, स्टार्ट क्या हो जाएगा दिसंबर, 1 दिसंबर 20x0 30 नवंबर 20x1, ठीक है। तो आप एसेट को परचेज कर रहे हो क्रेडिट में, तो उसका एंट्री आपको पता है नॉन करेंट एसेट डेबिट 15,000 और क्रेडिट में है तो पेबल्स आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो आपका दो ही एक ऑप्शन है जो ये चीज़ बता रहा है, एक 15,000 ये ए एंड एक सी। तो आपको यहाँ पे पता चल गया ए और सी में से एक आपका आंसर है, ठीक है। सो अब डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम लोग पहले। ओके डेप्रिसिएशन, तो आपने परचेज किया है 30 सितंबर 20x0, कितना मंथ हुआ है, टाइम लिख देते हैं सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर सिर्फ 2 महीने हुए हैं, 2 मंथ, ठीक है। आप 30 सितंबर को परचेज कर रहे हो, ये भी चीज़ ध्यान देना, 30 और 1 में 30 सितंबर है तो अक्टूबर से काउंट होगा, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने हुए हैं, 25 हो गया, सॉरी 2 मंथ हुए हैं, ओके। सो नाउ डेप्रिसिएशन हम लोग 2 महीने का चार्ज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रो राटा बेसिस पे आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। सो योर कॉस्ट इज 15,000 इनटू आपको डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 20x1 परचेज है 20x1, ओके। सो 15% पर एनम पे चार्ज करना है आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड 2 महीने का डेप्रिसिएशन लेंगे 2 डिवाइड बाई 12, तो आपको कितना आता है, लेट्स सी। सो आई गॉट 375 एज ए डेप्रिसिएशन। सो आपका क्लियरली हो गया कि आपका ऑप्शन सी होगा आंसर, ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8.14 बेंजो कंपनी परचेज ए बिल्डिंग ऑन 30 जून 20x8412500000 at acquisition. The useful life of the building was 50 years. Depreciation is calculated on a straight line basis 10 years later on 30 June 20Y8 when the carrying amount of building was 1 million. The building was devalued to revaluation 1,600,000. Benzo company's policy of transfer asset depreciation on revaluation from the revaluation surplus to retained earning. Assuming no further revaluation take place, what is the balance of revaluation at the 30 June 20Y9? ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है ही नहीं। सो लेट्स डू। सो क्वेश्चन नंबर 8.14। सो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस पूछ रहा है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए रिवैल्यूड अमाउंट आपका दिया हुआ है हेयर इन द क्वेश्चन कि रिवैल्यू टू 1,600,000 1,600 123, ओके। एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको पता है कैरिंग अमाउंट माइनस करते हैं, कैरिंग अमाउंट भी आपको दिया हुआ, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये रहा आपका 1 मिलियन। सो 1 2 3 1 2 3, ओके। सो रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस कितना आएगा, इक्वल टू 600
123,000। अब तो आपको ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है 600,000। आप सोच रहे हो गलती किया है, नहीं गलती तो नहीं किया है, पर क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रहा है कि बैंक जो कंपनी का पॉलिसी है ट्रांसफर करना है एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन फ्रॉम द रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर करना है। तो ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट करना होगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है। तो पहले ओल्ड डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना है। ओल्ड डेप्रिसिएशन हमारा कॉस्ट क्या है तो हमारा कॉस्ट दिया हुआ है 1250123 एंड इसका यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ है डिवाइड बाई 50। सो इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1250224 डिवाइड बाई 50। ओके, सो 25,000 आया ओल्ड डेप्रिसिएशन। अब न्यू डेप्रिसिएशन हम लोग रिवैल्यूड अमाउंट पे चार्ज करते हैं और रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करते हैं। तो हमारा रिवैल्यूड अमाउंट क्या है 160,123। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। अब 50 हमारा यूजफुल लाइफ था, 10 साल तो यूज़ कर लिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो रिमेनिंग लाइफ कितना होगा 50 माइनस 10 40। तो अब आप न्यू डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करो। मुझे आया 40,000। ठीक है, अब एक्सेस डेप्रिसिएशन यहीं से निकलेगा, एक्सेस इक्वल टू 40,000 माइनस 25,000 इक्वल टू 15,000। अब ये एक्सेस डेप्रिसिएशन को यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट आएगा। सो 585123 ऑप्शन डी इज योर आंसर। Okay, so question number 8.15. A non-current asset is given in a part exchange for new asset costing 2,500. The agreed trading value was 5,500. Which of the following will be included in the statement of profit or loss? Okay, so question number 8.15. नॉन करेंट एसेट दिया हुआ, उसको पार्ट एक्सचेंज में दिया, न्यू एसेट का कॉस्ट दिया 20,500, उसका एग्री वैल्यू। ओके, तो आपको पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड करना है नॉन करेंट एसेट का जो डिस्पोजल हुआ है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल एसेट। ठीक है, तो आपका कॉस्ट 15,000 था और डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है 10,000। तो 5,000 आया कैरिंग अमाउंट। ये हमारा कैरिंग अमाउंट हो गया। प्रोसीड कितना में की हो 5500 में 5500 में है कि नहीं। तो आपका प्रोसीड ग्रेटर है कैरिंग अमाउंट से, प्रोसीड इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। सो इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट का केस होगा। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चलता है कि दो ऑप्शन बच गया ए एंड डी। ठीक है आपका, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट इक्वल टू 5500 में प्रोसीड किए हो एंड 5000 उसका कैरिंग अमाउंट है, इक्वल टू 500 प्रॉफिट। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8.16. A Baxter company purchased an asset for 100,000 on 11x1. It has estimated useful life of 5 years and it was depreciated using straight line method. On 11x3 Baxter company revised remaining estimated life to be 8 years. What is carrying amount? Okay. 8.16. ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर 20x3। तो स्टार्ट कब हो जाएगा 1 इसी के अकॉर्डिंग, तो जैसे वो लिखा हुआ है 1.20x3, इसका मतलब ये जनवरी होता है। इक्वल टू क्यों लिखी हूँ 31/12.20x3। ठीक, क्वेश्चन ये दे रहा है आपको, आपने परचेज किया एसेट को 20x1 में। ठीक है, तो परचेज कब किया है, परचेज ऑन 1.1.x1, इसका मतलब 2 साल पहले। ठीक है, 2 साल पहले आपने परचेज किया है, तब उसका एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल था। ठीक है, तो अब इसका कॉस्ट कितना है, परचेज ऑन कॉस्ट इक्वल टू 100,123। ठीक है, सो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करो। डेप्रिसिएशन इक्वल टू 100,000 डिवाइड बाई 5 था, तो कितना आएगा 20,000। और इसको 2 साल यूज़ किया, 201x में आके इसकी लाइफ रिवाइज हुई ना, तो वहाँ तक हम लोग को कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो ये स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज हो रहा है, तो हमारा हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा।
फॉर 2 years। सो हो जाएगा ये 40,000, ठीक है, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2। एंड उसके बाद में कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करो, तो 100,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 60,000 कैरिंग अमाउंट आ गया। ओके, तो अब इस साल आके आपको पता चला इसका अब रिमेनिंग लाइफ अब 8 साल ही बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है, तो हम लोग जो हमारा कैरिंग अमाउंट है और रिवाइज यूजफुल लाइफ लेके हम लोग निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन 20x लिख लिए, ठीक है। तो हमारा कैरिंग अमाउंट क्या है 60,000, उसको अब रिमेनिंग लाइफ कितना रह गया 8 साल, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 60,000 डिवाइड बाई 8, 7,500 आया। तो कैरिंग अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 60,000 माइनस 7,500 इक्वल टू ओके आया। कितना आएगा कैलकुलेट करके माइनस 60,000, सो 5,500। व्हाट हैपन, $5,500 आपका आया ये कैरिंग अमाउंट। सो ऑप्शन बी आपका आंसर। सो क्वेश्चन में 8.70 सनकुफ्ता कंपनी संयुक्ता कंपनी परचेज मशीन विद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years for 34,000 on 30 September 20x5। संयुक्ता कंपनी प्लान टू स्क्रैप द मशीन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8.7 करे थे ना, ओके। सो क्वेश्चन नंबर संयुक्ता कंपनी परचेज मशीन वाज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years 34,000। हम लोग क्या फाइंड करें डेप्रिसिएशन चार्ट, ओके। सो पहले हम लोग यूजफुल लाइफ टाइमलाइन बना लेते हैं, ठीक है, 1.17 का। सो 30 सितंबर अक्टूबर 1 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है, 20x8 और ईयर एंड है हमारा 30 सितंबर 20x9, ओके। और आपने परचेज किया 30 सितंबर 20x5 को परचेज किया, ठीक है। एंड संयुक्ता कंपनी प्लान टू स्क्रैप द मशीन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एंड एस्टिमेटेड दैट स्क्रैप वैल्यू ऑन द परचेज वाज 4,000, ओके। तो हम लोग को ये डेट इससे पहले तक का डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट निकालना होगा प्लांट इसका मशीन का। तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कब परचेज हुई है सितंबर 20x5 to अक्टूबर 20x4 का हो जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा आपका 34,000 उसका कॉस्ट है एंड उसका एस्टिमेट क्या बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू भी दिया है 4,000, ठीक है। एंड उसका यूजफुल लाइफ है 5 years। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा 6,000 एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन 34,065, ओके, 30,000 डिवाइड बाई 5, ओके 6,000। तो अब 20x4 का है ये डेप्रिसिएशन, तो 20x यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाना होगा, 1 मिनट, हाँ, तभी समझ में आएगा आपको। जस्ट वेट 1 मिनट मुझे टाइम दो, बना लेती हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8.17 कर रहे हैं ना हम लोग। तो देखो ये परचेज कब की थी सितंबर में, ओके। तो उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 20x4 30 सितंबर
20x5, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद भी हमारा कुछ कुछ ईयर आएगा। इंसर्ट मैं सब कैलकुलेट करके बताती हूँ, सो आप फिर आपको जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो खुद ही ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एट द स्टार्ट में करना पड़ेगा आपको। तो फिर हो जाएगा अक्टूबर 20x5 फिर 30 सितंबर आएगा 20x6, फिर आएगा 1 अक्टूबर 20x6, फिर 30 सितंबर 20x7, 1 अक्टूबर 20x7 टू 30 सितंबर 20x8। ये हो गया। देखो आपने परचेज किया 30 सितंबर 20x5 को, और आपको कैरिंग अमाउंट जो पूछ रहा है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज पूछ रहा है ना, ये इस साल का है, यहाँ का, ठीक है, इसको बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। तो ऑल टुगेदर कितना ईयर्स हुआ, 1 2 3 4, 4 साल हुए हैं था, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन 4 ईयर्स स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हैं तो सेम ही होगा ना सारा डेप्रिसिएशन हमारा। तो इक्वल टू 6000 इंटू 4, 24,000, ठीक है। सो कैरिंग अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट क्या था हमारा, 34,000 माइनस 24,000, तो इक्वल टू 20,000 हमारा कैरिंग अमाउंट आया। अब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 अक्टूबर 20x8 से लेकर 30 सितंबर 20x9 का, वो अब 20,000 पे चार्ज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन है इक्वल टू 20,000, और रिमेनिंग लाइफ क्या रहेगी हमारा, एक सेकेंड, स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो माइनस 2000 डिवाइड में, अब हम लोग 4 साल यूज कर चुके हैं। स्क्रैप इन वैल्यू परचेज 1, एक सेकेंड ना, क्या किया मैंने, 16 कितना साल, 1 ओके। सो मैंने मिस्टेक क्या किया, अब देखा मैंने। सो हम लोग परचेज करें 30 सितंबर 20x5 को, उसके कल होके हमारा न्यू ईयर आई मीन स्टार्ट है फाइनेंशियल ईयर, तो ये वाला ईयर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब कितना हो गया आपका यूजफुल लाइफ, कितना यूज़ किया आपने, 1 2 3 3 ईयर्स, तो आप यहाँ पे बस 3 करोगे, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 18,000, ठीक है। और यहाँ पे 18 से माइनस कर दो 18,000, सो कितना हो जाएगा, अब देखो 16,000, ठीक है, 16,000। सो नाउ अब 16,000 पे डेप्रिसिएशन कार्ड निकालना है, 16,000। अब स्क्रैप वैल्यू भी चेंज हो रही है, स्क्रैप वैल्यू अब हो गई 2,000। अब देखो लाइफ कितना बचा, 3 साल यूज कर लिया आपने, ठीक है, और आपका टोटल ऑल टुगेदर लाइफ था 5 ईयर्स, ठीक है। इट मीन्स 5 माइनस 3, 2 ईयर्स बचा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सो कितना आएगा, सो आई गेट 7,000, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला ये चीज़ बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना, थोड़ा सा मिस्टेक होगा सारा प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑन दिस। सो क्वेश्चन नंबर 8.18। सो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इवेंट्स कंपनी परचेज अ मशीन विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years for 76,000 on 30 September 20x5. The machine had a residual value of 16,000. What is the later increase to record depreciation charge for the machine in the year end of 30 September 20x8? ओके तो एक बात बताओ, इस टाइप क्वेश्चन के लिए आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। अब इस चारों ऑप्शन में देख लो, एक ही ऑप्शन जिसमें ये जर्नल एंट्री करेक्ट है, ठीक है। तो वैसे ही आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर। और रहा हुआ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, आपको बस सिंपली क्या करना है, 76,000 माइनस कर दो, आपका रेसिडुअल वैल्यू कितना है, आपका 16,000, तो आपको आ जाएगा 60,000। 60,000 डिवाइड बाई 10 आपका यूजफुल लाइफ है, तो आपको 6,000 वैसे आना है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 8.19।
Banter company purchased an office building on 1st January 20x1. The building cost 1600,000 and this was depreciated by straight line method 2% a year, assuming 50 years of life and nil residual value. The building was revalued to 2250 on 1 January 20x. The useful life was not revised. Excess depreciation will be transferred from the revised 60% each year. The company financial year ends on 30th December. Okay. What is balance of revising surplus 30th December? Okay. सो क्वेश्चन नंबर आपका 8.19 है. हम लोग पहले वो टाइम लाइन बताते हैं. सो 1 जनवरी 20x6 31 दिसंबर 20x6. ओके. सो नाउ आपका आपने बिल्डिंग परचेज कब किया था? 20x1 में. उस टाइम उसका कॉस्ट था 1600,000. अब ये रिवैल्यूड हो गया. ठीक है, रिवैल्यूड कब हुआ? 1 जनवरी 20x6 में. ठीक है. तो रिवैल्यूशन सरप्लस अमाउंट निकाल लो. आपका रिवैल्यूड अमाउंट कितना है? 22550 1 2 3. ओके. एंड आपको कैरिंग अमाउंट नहीं पता है तो ओके, पहले कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं. डेप्रिसिएशन 20x1 के लिए. ठीक है, क्योंकि उस टाइम परचेज हुआ है बिल्डिंग. कॉस्ट क्या है? 1600,123 डिवाइड में हमारा लाइफ कितना था? 2% पर ईयर. अब परसेंट को आप ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो. जस्ट डिवाइड 100 बाई 2 यू विल गेट कन्वर्ट इट इनटू द ईयर्स. तो आपका 50 ईयर्स ऐसे ही हो जाएगा. सो 50 इक्वल टू 1 2 3 डिवाइड बाई 50. सो 32,000 आया मुझे डेप्रिसिएशन 20x1 का. अब ये रिवैल्यूड हो रहा है इस डेट पे आके 20x6. तो कितना साल हुआ? 5 साल. और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ये वो हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है. तो सब हर एक साल सेम चार्ज होगा. सो फॉर 5 ईयर्स डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका? 32,000 इंटू 5 कर दो तो 5 साल का पूरा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा इंटू 5. सो 160123. अब कैरिंग अमाउंट निकालो. कॉस्ट कितना था आपका? 160123 माइनस 160123. सो इक्वल टू माइनस 160123. सो कैरिंग अमाउंट है 1441212. ओके, कैरिंग अमाउंट आ गई आपका. सो नाउ अब रिवैल्यूएशन सरप्लस फाइंड आउट करो. रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए आपका रिवैल्यूड अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2250123 माइनस कैरिंग अमाउंट कितना है? 144121223. ओके, हाँ, इक्वल टू 2251234. सो 811234. ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट. अभी भी बाकी है क्योंकि हम लोग को बोल रहा है एक्सेस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो रहा है रिटेन अर्निंग में. तो हम लोग को एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं पता. 1 साल का डेप्रिसिएशन तो पता है, वही ओल्ड वाला डेप्रिसिएशन. अब न्यू डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे. जो रिवैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन सरप्लस का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो रिवैल्यूड अमाउंट कितना है? 2250123 ओके. एंड देखो आप 5 साल के बाद रिवैल्यूड कर रहे हो. आपका टोटल लाइफ है 50 ईयर्स. तो 50 माइनस 5 45 बचा आपके पास रिमेनिंग लाइफ. ठीक है, तो 225 डिवाइड बाई 45 50,000 मुझे आई न्यू डेप्रिसिएशन. सो एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? एक्सेस डेप्रिसिएशन इक्वल टू 50,000 माइनस 32,000 था ना. हाँ, 32,000 इक्वल टू 18,000. अभी 18,000 यहाँ से माइनस कर दो. सो माइनस 18,000 इक्वल टू 792,123 आपका आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 8.20. कंपनी परचेज एन एसेट ऑन 1st January 20x3 एट ए कॉस्ट ऑफ 1 million. इट डेप्रिसिएटेड ओवर 50 years बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. नील रेसिडुअल प्रोपोर्शनल चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ डिस्पोजल. एट 31 December 20x the asset was revalued to 300,000 and there will no change in the expectation. Okay, what is the profit or loss on disposal of the asset will be reported in statement of profit or loss for the company year end 31 December 2005. Okay. अब मैं फिर से टाइमलाइन बनाती हूँ. 1 Jan 20x5 31 December 20x5. ठीक है.
सो आपका 20x3 में परचेज किया था, उस पर डेप्रिसिएशन 50 साल का उसका रिमेनिंग लाइफ था। एंड उसके बाद प्रोपोर्शनल डिप्रिसिएशन चार्ज करना ये भी बोल रहा है। एंड 31 दिसंबर 20x4 मतलब कल होके आपका यही डेट आएगा 1 जनवरी 20x5 रिवैल्यूएशन सरप्लस का अमाउंट रिवैल्यूड अमाउंट इतना हो जाएगा। उसके बाद नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ईयर। ओके, तो अब यहाँ से अब न्यू डेप्रिसिएशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो, ठीक है। 20x5 का एक मिनट, हाँ, डेप्रिसिएशन 20x5 का डायरेक्ट निकाल रही हूँ, ठीक है। सो आपका रिवैल्यूड अमाउंट क्या है 1200123, ठीक है। एंड रिमेनिंग लाइफ अब क्या रहा, अब 20x3 को परचेज किया था तो 2 साल आपने यूज किया हुआ है इसको, तो 48 एक सेकेंड, हाँ जस्ट वेट। ओके, तो 2 साल आपने उसको यूज किया है 20x3 सॉरी x3 का क्यों कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, इस साल का ही सिर्फ करूँगी ना। 20x3 में वो हो चुका है 20x3 एंड 20x4 में 2 साल, तो 48 बचा हमारा रिमेनिंग लाइफ, तो 48। और आपको बोल रहा है प्रोपोर्शनल चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सोल्ड आउट कब हो रहा है, जून में, तो 6 महीना यूज किया आपने, 6 डिवाइड बाई 12 तो कितना आता है देखो तो 1200123 सो 12,500 आया मुझे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 20x5 का मैंने डायरेक्टली निकाल रही हूँ, पहले का नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन अमाउंट रिवैल्यूड हो रहा है एसेट हमारा 31 दिसंबर 20x4 को, इसके कह लो कि ये डेट आएगा 1 जनवरी 20x5, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं उखाड़ लेगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं हम लोग 20x5 का कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट लिया मैंने एंड हमारा रिमेनिंग लाइफ। अब 20x3 में परचेज हुआ था, 20x3 20x4 यूज़ किया, 2 साल तो बीत गया, 50 - 2 48 ईयर्स, और हमारा ये डिस्पोज हो रहा है जून में, और हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोपोर्शन चार्ज करने के लिए, सो 6/12 इसलिए मैंने किया। सो मेरा डिप्रेशन है 12,500। अब कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा 200123 माइनस सो 1187,500। अब इसको प्रोसीड कितना में किया आपने, तो प्रोसीड आपका ग्रेटर है कैरिंग अमाउंट से, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू प्रोसीड कितना में हुआ 1195,123 माइनस 1187,500 इक्वल टू 1195,123, सो 7,500 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8.21, on January 20x7 building with a carrying amount of 700,000 was revalued to 750,000. This remained useful life at that date was 25 years. And on 4 January x9 the business building was sold for 800,000. What is the profit on such position? Okay, no worries. तो आपका टाइमलाइन बनाते 1 Jan 20x6 x7 है, ठीक है। और जगह 31 दिसंबर 20x7, ठीक है। और आप ये रिवैल्यूड हो रहा है ना कब 1 जनवरी 20x7 में, अगेन डेप्रिसिएशन निकाल लो। रिवैल्यूड अमाउंट हमारा 700,000 है और रिमेनिंग लाइफ भी दिया हुआ है, सॉरी ये आपका रिवैल्यूड अमाउंट है 750,000 है एंड आपको रिमेनिंग लाइफ दिया 25 ईयर्स, तो कितना हो गया 750 डिवाइड बाई 25 30,000 आया मुझे, ठीक है। एंड इसके बाद में 20x9 को सोल्ड हो रहा है, 20x7 20x8 में 2 साल यूज़ किया, सो डेप्रिसिएशन 2 साल के लिए 30,000 इंटू 2 कर दो इक्वल टू 60,000। अब कैरिंग अमाउंट निकालो, कैरिंग अमाउंट हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस अमाउंट कितना है, रिवैल्यूड अमाउंट 123 माइनस 60,000 सो इक्वल टू
690,000 आएगा। उसके बाद आप सोल्ड कितने में कर रहे हो, 800,000 में। सो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितने से होगा, प्रॉफिट इक्वल टू 800,000 में सोल्ड कर रहे हो माइनस 690,000, सो इक्वल टू 110,123। आपका ऑप्शन ए प्रॉफिट हो रहा है। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पहले का डिप्रिसिएशन मत कैलकुलेट करो, जो रिवैल्यूड होने के बाद का डिप्रिसिएशन निकालो और उसको फिर रिवैल्यूड अमाउंट से माइनस करके आपको कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, और जो सेल प्रोसीड हुआ उससे कंपेयर करके आप प्रॉफिट और लॉस निकालो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8.22, कंपनी जे हेड ऑफिस बिल्डिंग हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 400,000 एट द 1 January 20x4 एंड 30 years यूज useful remaining life. It was revalued on that date was 600,000 with no change in the useful life. On 1 January 2006, the following property slum, it was sold for 450,000. Okay. What is it against popular? Okay. So 8.22 आपका क्या बनाऊँ मैं, बिल टाइम लाइन, पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो 1 Jan 20x6 31 December 20x6 तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले। रिवैल्यूड अमाउंट क्या हमारा 600,000, ठीक है। एंड इसका यूजफुल लाइफ 30 साल बचा हुआ है ना, रिमेनिंग लाइफ बता रखा है 30 इक्वल टू 600,000 डिवाइड बाई 30, सो 20,000 हुआ, ठीक है। ये कब का है, 20x4 का। अब 20x6 में सोल्ड हो रहा है, फिर 2 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो। डेप्रिसिएशन फॉर 2 years कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 2 इक्वल टू 40,000। अब कैरिंग अमाउंट निकालो, कैरिंग अमाउंट इक्वल टू कितना पे रिवैल्यूड हो रहा है, 600,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 560,000 आया। अब प्रोसीड हो रहा है 450 में, इट मीन्स आपको लॉस लग रहा है, लॉस इक्वल टू 450,000 माइनस 560,000 इक्वल टू 110,000। अब आपको लग रहा है ये लॉस हो रहा है, आंसर आपको बी लगेगा, पर गलत हुआ। क्यों कि देखो वो रिवैल्यूड सरप्लस में उसका अमाउंट होगा ना। अब यहाँ पे 1 मिनट, यही क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। रिवैल्यूशन सरप्लस अमाउंट निकालो, रिवैल्यूड अमाउंट कितना था 600,000, ठीक है। एंड उसका कैरिंग अमाउंट भी दिया है 400,000, तो इक्वल टू 200,000 आपका रिवैल्यूशन सरप्लस में उसका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अमाउंट रखे हुए है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, रिवैल्यूड हो रहा है 600,000 में, उसका कैरिंग अमाउंट है 400,000, रिवैल्यूशन सरप्लस में अमाउंट उसका 200,000 है। पर आपका जो लॉस हो रहा है ना 110 का, ये यहाँ से कंपनसेट होगा। तो 200,000 में से माइनस 110,000 करेंगे, 90,000 अभी भी आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। रिवैल्यूशन सरप्लस में अमाउंट है, ये 90,000 हम लोग रिवैल्यूशन सरप्लस से लेकर रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। सो कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, नील, ठीक है। क्योंकि ये लॉस जो है यहाँ से कंपनसेट होगा रिवैल्यूशन सरप्लस से, ठीक है। रिवैल्यूशन सरप्लस के फिर उसके बाद बचेगा अमाउंट 90,000, वो हमारा रिटेन अर्निंग में एसेट सोल्ड होने के बाद जाएगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान देना, ऐसे ही आंसर मत टिक लगा देना 110,000 लॉस करके। तो ये चीज़ भी देखना रिवैल्यूशन सरप्लस उसके अगेंस्ट अमाउंट है कि नहीं है, ठीक है।